तो देखिए बच्चों, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप कर चुके हैं, है ना। अब हम उस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि लेट्स सपोज एक डिस्क है डिस्क, और ये जो डिस्क है इसमें आपको इस एक्सिस के अबाउट बोला है, सेंटर से पास हो रहा है, और ये एक्सिस ऐसे जो डायमीटर के अलोंग है, डायमीटर के। अगर हम डिस्क को इस डायमीटर के अलोंग, जिस डिस्क की मास m है, रेडियस r है, अगर उसके अलोंग हम इसको मूव करते हैं, घुमाते हैं, तो आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, है ना। तो मान लीजिए कि इसको हम बोल दें I, और ये परपेंडिकुलर है तो अपन y मान लेते हैं, तो आपको IY निकालना है इस डिस्क के लिए। ये कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। तो जैसे ही आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस तरीके का क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक एक्सिस के अबाउट तो पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, ये आपको पता है। ये कौन सी एक्सिस के अबाउट पता है बच्चों आपको, उस एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क है। ये जो एक्सिस है जो बाहर आ रही है, आप इसको बोलो जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। भाई इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमने पढ़ा था, Iz इज इक्वल्स टू mr²/2, ये था ना। तो एक एक्सिस वो है जो इस डिस्क के परपेंडिकुलर, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और एक एक्सिस वो है जो जेड के परपेंडिकुलर है और प्लेन में है। तो यानी कि मैं परपेंडिकुलर थ्योरम लगा सकता हूं, मैं एक और एक्सिस बना लूं जो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, और वो जो है वो प्लेन में ही रहे और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर रहे, तो ये एक्स एक्सिस वाली एक्सिस हो गई। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे नहीं पता, लेकिन भाई यहाँ पर ये दोनों जो है, और ये जेड एक्सिस, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए ना। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो आप लगा ही सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है कि आई जेड जो है, जो एक्सिस परपेंडिकुलर है प्लेन से, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर है, जो कि प्लेन में होते हैं। तो प्लेन में दो एक्सिस एक्स है और वाई है, तो ये हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। अब कुछ चीजें आपको सिमेट्रिकली बोलनी है। आई जेड हमें पता है mr²/2 है। यहाँ पे देखो ये भी डायमीटर के अलोंग है आई वाई, और आई एक्स भी डायमीटर के अलोंग है। तो आप चाहे इसको ऐसे देखो या इसको ऐसे देखो, है तो डायमीटर के अबाउट रोटेशन। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज थोड़ा ना होगा। आई वाई और आई एक्स ये तो सिमेट्रिक एक्सिस है, तो इसका मतलब आई एक्स सिमेट्रिकली हम बोल सकते हैं कि आई वाई दोनों सेम होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी। यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको 2 आई वाई लिख सकते हो, क्योंकि मुझे आई वाई निकालना है। तो आई वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, अगर यहां से निकालोगे, तो आई वाई कैन बी रिटन एज आई जेड बाई 2। तो आई जेड कितना था, mr²/2, तो दिस विल बिकम mr²/2 इंटू नीचे 2 है ही, तो दिस विल बिकम mr²/4। तो याद रखने के लिए आप याद भी रख सकते हो, बाकी निकालना आपको आता ही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, कि डायमीटर के अलोंग जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/4 होता है ना बच्चों। तो इस बात को आप याद रखें। देखो बच्चों, अगर सवाल टफ करना हुआ एग्जामिनर को, तो वो दोनों थ्योरम लगवाएगा आपसे एक ही सवाल में, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी और पैरेलल। आपको समझना है कि मुझे कब क्या करना है और कैसे अप्रोच करना है ना। खैर वो चीजें तो आएंगी प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें बनेंगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, तो ये जो डिस्क है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आप पूछने वाला हूँ उसमें पहले आपको यही करना पड़ता है ना। लेकिन मैं डायरेक्ट आपको सवाल दे देता तो थोड़ा सा हो सकता था कि तकलीफ होती, इसलिए पहले मैंने आपको वो वाला पार्ट सॉल्व करके बता दिया। तो यहाँ पे ये डिस्क है, फिर से वही बात है, मास है, ये रेडियस है। उन्होंने इस एक्सिस के अबाउट पूछा था आपसे कि भाई इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, आई कितना होगा। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट बताइए, है ना, और ये दूरी r है। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूं, तो ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास है। तो क्यों ना ऐसा करें कि
अगर मुझे ये आई निकालना है तो मैं ऐसी एक्सिस बनाऊं जो पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास हो, जो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास हो और पैरेलल टू दिस एक्सिस हो, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एक्सिस होगी वो जो सेंटर ऑफ मास से पास होगी और इसके पैरेलल होगी, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, डी। तो मुझे पता चल गया कि इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आपको पता है कि ये सॉल्वेबल है। I इज इक्वल टू हो जाएगा ICM प्लस टोटल मास ऑफ डिस्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी स्क्वायर। लेकिन करेंगे कैसे इसको सॉल्व, ICM नहीं पता ना आपको, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से पता है, लेकिन वो जेड 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 इसके परपेंडिकुलर प्लेन से पता है, mr स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर बाई 2 होता है, लेकिन इससे नहीं पता ना। अब ये कैसे निकालोगे, तो इसके लिए ये पार्ट है भाई, जो आपने आई वाई निकाला है वो एक्चुअली में ICM ही तो है, जो ये चाहिए हमें, जो इस एक्सिस के पैरेलल हो, जो डायमीटर से पास हो रहा हो, है ना। तो ICM निकालने का मतलब आपने आई वाई निकालना है। तो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ता है, ये ICM निकालने के लिए। फिर उसके बाद आई निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो दोनों थ्योरम इसमें यूज होते। तो यहाँ पे क्योंकि मैं निकाल चुका हूं पहले ही, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूँ। ये जो ICM है इस यही आपका आई वाई था, और ये mr स्क्वायर बाई 4 हो गया, और आप इसको यहाँ पुट करोगे तो आई आ जाएगा आपका कितना, mr स्क्वायर बाई 4, और ये प्लस md स्क्वायर, और d जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो तो r के बराबर है, तो ये r स्क्वायर हो जाता। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5mr स्क्वायर बाई 4। तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फाइनल रिजल्ट है वो इस क्वेश्चन के लिए आ जाता है mr स्क्वायर बाई 4। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों थ्योरम लगनी थी। ऐसे बहुत सारे सवाल बना सकते हैं, सोचते आप r/2 पे पूछ लेता तो फिर ये d की जगह r/2 ले लेते, है ना। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको करना आना चाहिए। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो। तो देखिए बच्चों, ये सवाल पूछा गया, रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, बोला गया है कि सेंटर से इस तरफ इस दूरी पर आपको, मतलब इस एक्सिस पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है ना। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप बता सकते हो, लेकिन आपको अगर सेंटर ऑफ मास से पता हो, तो सेंटर ऑफ मास से मुझे ऐसी एक्सिस चाहिए जो इसके पैरेलल हो। तो ये पैरेलल है और d जो है वो r/2 होगा, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ। लेकिन ये ICM ही तो नहीं पता ना, पहले तो आपको ICM निकालना पड़ेगा। अब ICM कैसे निकलेगा, अगर ये ICM को आप IY मान लो और इससे पास होने वाली एक परपेंडिकुलर एक्सिस इसी प्लेन में x मान लो, और इससे परपेंडिकुलर एक z मान लो, तो z के अबाउट तो मुझे पता है ना, z के अबाउट तो आप लिख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो IZ कितना हो जाएगा भाई, mr स्क्वायर, रिंग का ये हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। और आपको पता है कि IZ जो है वो IX प्लस IY हो जाएगा, लेकिन IX IY जो है वो ICM के बराबर है क्योंकि सिमेट्रिक है, ये भी आपको पता है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ ICM हो जाएगा। तो ICM की वैल्यू जो है वो आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि IZ बाई 2 है, तो mr स्क्वायर है IZ, तो IZ mr स्क्वायर बाई 2 है ना, डायरेक्ट लिख दिया। फिर ये परपेंडिकुलर के बाद आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, तो हमें तो आई निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो ये हो जाएगा कितना, ICM दैट इज mr स्क्वायर बाई 2 प्लस टोटल मास इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब r/2 का होल स्क्वायर। तो यह जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर बाई 4। तो आई कितना आ गया बच्चों, 4, अगर एलसीएम लोगे तो 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3mr स्क्वायर बाई 4। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे सवाल आप कर सकते हैं। तो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है वो आपको बहुत किताबों में मिलता है, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेता है वो। जो किसी को रिजल्ट याद है तो वो वही ऑप्शन टिक करके आ जाता है ना। तो देखिए इसका क्या क्वेश्चन है, उन्होंने बोला कि एक सॉलिड सिलेंडर है ना बच्चों, सॉलिड सिलेंडर ऐसे इस तरीके से रखा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर जिसका टोटल मास m है, रेडियस r है, और बोला गया इसकी जो लेंथ है बच्चों वो l है। ये सॉलिड सिलेंडर है, मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, सॉलिड सिलेंडर, और ये चीजें हैं। अब उन्होंने कहा कि इसको, इसके मिड पॉइंट से हमने एक एक्सिस बनाई, ये बिल्कुल बीचों बीच है बच्चों, है ना, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो आप समझ गए होंगे कि ये दूरी भी l/2 है, और एक्सिस से ये दूरी भी l/2 है, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक
एक्सिस ली गई है और इस एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा, तो आई की वैल्यू निकालनी है भाई। ये है सिंपल सा सवाल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हमें समझना पड़ेगा। अगर ये इस सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग होता तो मुझे कोई दिक्कत थी ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट निकाल लेता भाई, मुझे तो आंसर ही याद था ना। सॉलिड सिलेंडर का आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, वो आपको पता है, mr² 2, है ना। उसी को तो चपटा करके डिस्क बना लिया था हमने, उसी को फैला दोगे तो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, मास की दूरी चेंज नहीं होगी, तो mr² 2 रहेगा। लेकिन ये तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, जो एक्सिस हमें चाहिए। अच्छा, अब इसमें गलती मत करना कि आप यहाँ पे सोचो कि मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते यहाँ पर, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं होता, वो सही आंसर नहीं देता है ना। तो इसको फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि ये जितना भी सॉलिड सिलेंडर है इसको मैं छोटी 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 इन्फिनाइट डिस्क में तोड़ दूं और एक एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं ऐड करूं, निकालूं ऐड करूं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड, पहले ही पॉइंट बताया था ये, इसलिए ताकि आगे चलकर आपको कंफ्यूजन ना हो। उन सभी एलिमेंट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ूं 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 इस एक्सिस के अबाउट, और फाइनली जब अनंत एलिमेंट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। अब अनंत एलिमेंट्स को जोड़ने का तरीका मैथ्स ने बताया है, दैट इज इंटीग्रेशन। मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन का उपयोग है भाई, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। अब एलिमेंट कैसे माना, तो मैंने इस एक्सिस के अबाउट ही लेना है ना, तो एलिमेंट इस एक्सिस के अबाउट ही लो। तो इस एलिमेंट से x दूरी पे जाकर मैंने एक डिस्क काट ली जिसकी विड्थ dx है। x पे जाके एक डिस्क काट लो बच्चों जिसकी विड्थ dx है। तो अगर ये dx विड्थ को आप काट के निकालोगे तो ये पूरी की पूरी एक डिस्क है बच्चों, ये पूरी की पूरी ऐसे डिस्क है, डिस्क दिखाई देगी आपको जिसकी रेडियस r है। ये पूरी ऐसे डिस्क दिखाई देगी जिसकी रेडियस r है, और ये जो थिकनेस है बच्चों ये आपका dx है, dx इसकी थिकनेस। तो क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है तो आप रो निकाल सकते हो। अच्छा, रो कितना होगा इस सॉलिड सिलेंडर के लिए, वो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो रो जो है वो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्योंकि इस छोटी सी डिस्क का हमें छोटा सा मास dm निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस छोटी सी डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो बिना dm के नहीं आएगा, तो dm मास निकालना जरूरी है। अब जहां वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपको पता है dm लिखा जाता है रो dv, तो हमें इसका dv भी चाहिए रो भी चाहिए, पहले रो निकाल लो। तो टोटल मास ऑफ द सिलेंडर अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है बेटा सिलेंडर का वो आपको पता है, πr² इंटू एल लेंथ। मेरे ख्याल से फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है, πr² इंटू टोटल लेंथ। तो ये हमारे पास रो आ गया kg पर मीटर क्यूब। अब हमें छोटा सा dm चाहिए, तो dm हो जाएगा रो dv। अच्छा, dv कितना है यहां से देखें, तो इसका dv जो है लिखा जा सकता है एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, यही तो करते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा भाई इसका πr² और थिकनेस है dx। तो ये छोटा सा एलिमेंट का, छोटी सी डिस्क का छोटा सा वॉल्यूम dv आ गया, तो dm आ जाएगा, dm कितना आ जाएगा m बाई πr² इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई dv विच इज इक्वल टू πr² इंटू dx। तो देखो πr² कैंसल। अब ये आप लिख सकते हो m बाई एल इंटू dx। चलो ये काम बन गया भैया हमारा, dm निकल आया। अब जैसे ही dm निकला, इस एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये डिस्क है। अब डिस्क का कैसे निकालेंगे भाई, ये आपकी डिस्क है, समझे इस बात को, ये ऐसे है ना, ये डिस्क है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और इससे x दूरी पर ये हमारी एक्सिस है जिसके अबाउट इस छोटे से मास के कारण dm के कारण जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो di लिखा जाएगा। अब ये लिखेंगे कैसे, लिखें तो इसके अबाउट अगर घुमाना है तो ये एक्सिस हम एक ऐसी एक्सिस बनाए कि इस एक्सिस से पैरेलल हो, मतलब सेंटर ऑफ मास से जाए और जिस एक्सिस के अबाउट चाहिए उससे पैरेलल हो। तो ये वो एक्सिस है ना जो डायमीटर के अलोंग है, डायमीटर के अलोंग। तो ये हमें आईसीएम चाहिए, आईसीएम। अब बच्चों ये आईसीएम निकालने के लिए भी आपको परपेंडिकुलर एक्सिस लगानी पड़ेगी डिस्क में, लेकिन ये काम हम पहले ही कर चुके हैं। मैंने आपको अभी पिछला जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने डायमीटर के अलोंग आपको निकाल के बताया था कि mr²/4 होता है, इसलिए मैंने बोला था कि अगर वो याद रह जाएगा तो ऐसे सवालों में फायदा हो जाएगा, इसको फिर आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो मुझे ये आईसीएम पहले ही पता है, निकालने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, mr²/4, लेकिन इसका टोटल मास dm है, तो इसको dm r², रेडियस तो आ रही है,
अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो ये मैंने पहले ही निकाली हुई है डायमीटर के लंब, पहले आपको निकलवाया हुआ है इसके पहले जो सवाल कराया था, है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, उसका यूज हम यहाँ ले रहे हैं। अब इसके अबाउट लगाना तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलेगा भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर बच्चों लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मेन एक्सिस के अबाउट मिलेगा डी आई, वो हो जाएगा आईसीएम जो है प्लस टोटल मास, तो इस छोटे से एलिमेंट का टोटल मास डीएम है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये डी आई इंटू आईसीएम, आईसीएम की वैल्यू कितनी है बच्चों, डीएम इंटू आर स्क्वायर बाई 4 प्लस डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो आप डीएम की वैल्यू अप्लाई करो, डीएम की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है। तो अगर हम यहाँ से देखें बच्चों तो ये हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू डीएम जो है एम बाई एल इंटू आर स्क्वायर बाई 4 बाहर, और dx बचेगा प्लस डीएम की वैल्यू m बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये बचेगा। अब आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इंटीग्रेशन करो भाई। इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे, अब ध्यान से देखो, ये एलिमेंट आपने एक्सिस से लिया है, तो जब आप इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, 0 से l/2, लेकिन इधर के भी तो इंक्लूड करने ना, इनके भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इसके लिए आपको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, फिर -l/2 तक। यानी आपको जो लिमिट लगानी है वो l/2 से l/2 तो है, लेकिन एक l/2 माइनस में लेना पड़ेगा, है ना। ऐसी बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें लिमिट लगेगी -l/2 से +l/2, -l/2 से +l/2। तो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रक्चर आएगा उस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई बच्चों 4l, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस। dx है तो ये आ जाएगा l, तो l/2 और -l/2 रखोगे तो +l/2, तो l/2 + l/2 मेरे ख्याल से l आ जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो मल्टीप्लाइड बाई l, तो ये कैंसिल आउट हो गया, फिर बीच में प्लस m/l, ये आएगा आपका कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर, तो x³/3, और x³/3 आएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा l²/8, और ये -l²/8, तो ये टोटल हो जाएगा l²/4। तो 3 बाहर ले लिया मैंने, मैं डायरेक्ट लिमिट सॉल्व कर रहा हूँ। लिमिट सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2l³/8, तो ये l³/4 बचेगा, देखिए ऐसा। तो यहाँ से एक l कैंसिल, तो ये l², तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का है वो आ जाएगा mr²/4 प्लस ml²/3 इंटू 4, 12। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। और ये कई बार तो ऐसे ही ऑप्शन में पूछ लिया था भाई, ये आपको डायग्राम देके ये ऑप्शन दे दिया था, तो कई बार बच्चे इसको रट भी लेते हैं ऐसे की ऐसा, है ना। तो जैसा भी है मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। इसमें अगर आपको ये याद नहीं है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो कुछ स्टेप्स और बढ़ जाएंगी, तो आपका टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी, है ना। बाकी आप देख लें जैसा भी आप करना चाहें, मैंने आपको बता दिया। देखिए बच्चों, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें कि आपको ये बोल दिया कि ऐसी 4 रॉड है, उसको ऐसे जोड़ दिया गया इस तरीके से, इस तरीके से, और चारों रोड का जो मास है और लेंथ है आइडेंटिकल रॉड्स हैं, उनको इस तरीके से जोड़ दिया, स्क्वायर का शेप ले लिया, है ना। तो 4 रॉड्स हैं, उनको इस उसमें रखा गया है, और जो ईच रॉड है, मतलब एक रॉड है, 4 में से एक रॉड है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी गई। तो हर एक रॉड का मास m है और लेंथ l है, ये आपको बता दिए गए। तो ये स्क्वायर है, तो इसका साइड जो है वो आप समझ पा रहे होंगे कि l हो चुका है। फिर इसके बिल्कुल बीच में जहां पे इसका डायगोनल कट करेंगे, बिल्कुल सेंटर पे, तो सेंटर पे उन्होंने बोला कि अगर हम इस एक्सिस के अबाउट, जो इस रॉड के जो स्क्वायर बना है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो क्लियर होगा आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालेंगे, सोचें थोड़ा सा। तो ये अगर मैं बोल दूं कि ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है इस एक्सिस के अबाउट, तो पहला क्वेश्चन आपको I1 निकालना है। तो पहले आपको I1 निकालना सिखाते हैं, फिर मैं एक और सवाल इस पे पूछूंगा,
फिर हम वो निकालेंगे। तो यहाँ पे ये निकालना कैसे निकाला जाएगा, तो आपको ये पता है कि अगर मैं इसको 4 टुकड़ों में तोड़ दूं, 4 पार्ट्स कर लूं, क्यों नहीं कर सकते हम, एक रॉड ये अलग मान ले, एक ये अलग मान ले, एक अलग मान ले, ये अलग मान ले। तो ये जो चारों रॉड्स हैं वो बराबर बराबर दूरी पे हैं। अगर ये टोटल लेंथ L है तो ये रॉड भी L/2 पर है, ये रॉड भी है, ये रॉड भी है, और मास भी सेम है, यानी बिल्कुल सिमेट्रिक है इस एक्सिस के अबाउट चारों रॉड। यानी एक रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर हमें चारों रॉड का निकालना है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो एक काम करते हैं इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर, कि मैं पहले एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ इस एक्सिस के अबाउट। तो मुझे ये कंडीशन दिखाई दे रही है कि एक रॉड अगर मास m और लेंथ L की होती और इसके मिड पॉइंट से नीचे की तरफ ये एक्सिस होती जो L/2 पर है, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, तो अगर मैं इसको बोल रहा हूं I1, तो ये I1 कैसे निकालूंगा, तो मुझे रॉड के मिड पॉइंट से पता है, ये जो है ये रॉड का मिड पॉइंट सेंटर ऑफ मास है बच्चों, तो ये ICM पता है ना मुझे। मिड पॉइंट याद करो, रॉड का मैंने मिड पॉइंट के अबाउट आपको निकलवाया था, बताया था, उसको याद रख लो, काफी काम आता है। तो ml²/12 था। अब उसके पैरेलली तो है ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है, यानी इस रॉड में मैं ICM तो जानता ही हूं, जो मिड पॉइंट से पास होती है एक्सिस, उसके अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml²/12 होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब ये जो I1 एक्सिस है इसके पैरेलली देते हैं, तो D की वैल्यू तो L/2 है, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। तो मेरा जो I1 इसको बोल रहे हैं, यहाँ पे I बोल देते हैं इसको क्योंकि एक रॉड के लिए। तो अगर ये I निकालना है तो ये I कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो आप, ICM पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस टोटल मास इंटू m इंटू d²। तो ICM की वैल्यू है ml²/12 और ये हो जाएगा प्लस d की वैल्यू L/2, तो L²/4। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 12, है ना, और ये ml² रहेगा, और यहाँ पे आप देखो तो ये 3ml², तो 1+3, तो ये हो जाएगा 4ml², 4 से 12 कैंसल, तो I आ जाएगा आपका ml²/3। देखो ये आंसर आ गया। लेकिन ये तो एक रॉड का हुआ, ऐसी कितनी रॉड्स हैं सिमेट्रिक जो इसके चारों ओर घूम रही, तो इसका भी ml²/3, इसका भी इसके अबाउट ml²/3, इसका भी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड। तो जो I1 है बच्चों वो हो जाएगा 4 टाइम्स इंटू I, तो 4 टाइम्स कर दो तो ये हो जाएगा 4ml²/3। तो ये आपका I1 आ गया। ये पहला क्वेश्चन था। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा था जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूं। जो रियलिटी में क्वेश्चन था वो इस एक्सिस के अबाउट था, ये इसको I2 बोल दो, तो आपको I2 बताना है। तो जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का उसमें आपको I2 बताना है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन उसके लिए पहले I1 निकालना जरूरी है ना, अगर आप I1 ही नहीं निकालोगे तो I2 कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं सकते भाई, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि I1, अब आप ध्यान से देखो, ये जो I1 है ये इस पूरे स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास है, तो ये I1 जो है वो ICM की तरह काम करेगा। या फिर नहीं है तो आपको देखो, तो ये जो आपने I1 निकाला है ये एक्चुअली में क्या है, ये Z एक्सिस के अलॉन्ग है, यही तो IZ है, ये जो I1 है यही Z एक्सिस पे है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है ना इस प्लेन से। और अगर आपको निकालना है तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओ, क्योंकि I2 निकालना है। तो मेरा यहाँ पे एक IX भी है, मतलब इसके परपेंडिकुलर मैं खींचूं तो 3 एक्सिस बना सकता हूँ, ये X हो गया, I2 वाली एक्सिस IY हो गई, और Z वाली I1 हो गई। तो I1 तो मेरे पास है ही, Z है ही, तो यहाँ पे क्यों ना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया जाए। तो IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। अच्छा, IZ जो है उसी को हम I1 बोल रहे हैं, इक्वल्स टू IX जो है, और IX और IY देखो बच्चों सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, तो IX और IY सिमेट्रिक है क्योंकि, तो इसको हम 2IX लिख सकते हैं, वही पुराना कॉन्सेप्ट जो है यूज करेंगे हम। और IX जो है, सॉरी 2IY लिख लो, और IY जो है वही I2 है, तो ये 2I2 लिख लेंगे। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, I1/2, और I1 क्या है 4ml²/3 और अपॉन में 2, तो 2 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2ml²/3। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपसे I2 पूछा है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, I1 तो निकालना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा, इसलिए पहले मैंने आपको वो निकालना सिखाया है ना। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये पूरा काम आपको साथ में ही करना पड़ेगा।
तो उस क्वेश्चन में आपको पार्ट वाइज क्वेश्चन नहीं देगा, है ना, ये बात आपको समझने वाली है। अभी हम क्योंकि इनिशियल फेज में है तो मैं आपको पूरा एक एक स्टेप करके एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया एक दूसरे एग्जाम में, वो क्या क्वेश्चन पूछा गया वो भी मैं आपको बताता हूँ, है ना बच्चों। तो वहां पे उन्होंने बोला कि हमें तो इस एक्सिस के अबाउट बताओ, ये एक्सिस है, इसके अबाउट इस पूरे स्ट्रक्चर को घुमाया जाएगा और ये I3 है। तो अब I3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहां पे मैं आपसे पूछा हूं कि अगर आपसे बोला जाए कि भाई I3 बताना है कि I3 क्या है, तो फिर आप कैसे करोगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आपको इस एक्सिस के अबाउट तो चाहिए ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये काम तो करना ही है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अब जब आपने ये काम कर लिया तो ये एक्सिस और ये एक्सिस आपको पैरेलल दिखाई दे रही, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ। इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, ये निकालनी पड़ेगी। अब ये कैसे निकालोगे भाई, तो ये दूरी है L/2, ये दूरी L/2, ये भी L/2, ये भी L/2। तो 90 डिग्री पे अगर L/2 L/2 है तो हाइपोटेनिस होता है, अगर ए और ए 90 डिग्री पे हो तो हाइपोटेनिस होता है उसका √2a। तो a की वैल्यू तो है बच्चों कितनी, L/2। तो यहाँ पे d जो हो जाएगा वो √2a, a की वैल्यू है L/2, तो ये कैंसल कैंसल हो जाएगा। तो फाइनली d की जो वैल्यू है L/√2 आ जाएगी। तो d की वैल्यू मिल गई हमें। अब आप निकाल दो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो। तो I3 इज इक्वल्स टू I1। I1 है वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, प्लस टोटल मास। तो टोटल मास ऑफ द स्ट्रक्चर कितना है बच्चों, तो देखो आप एक रॉड का मास m है, तो m प्लस m प्लस m, तो टोटल मास 4m है। इस बात का ध्यान देना आप लोग, टोटल मास जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 4m इंटू डी स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो। तो कई बार बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, ये तो समझ जाते हैं लेकिन वो टोटल मास m ले लेते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, है ना। 4m है टोटल मास, क्योंकि एक रॉड का मास m दिया गया है, वो हमने पहले 4 टाइम्स कर लिया ना, उसमें इंक्लूड कर लिया था वो चीज। यहाँ पे आपको ये बात समझनी है। तो यहाँ पे I1 जो है सेंटर ऑफ मास से वो हो जाएगा 4ml² प्लस 4md², डी की वैल्यू L/√2, तो ये हो जाएगा L²/2। तो देखो बच्चों कितना आ जाएगा, यहां से अगर अपन काट दें तो ये आ जाएगा 2ml², तो 3 एलसीएम लोगे तो 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 10ml²/3 एलसीएम लोगे। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, दैट इज I3, है ना। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये काम तो करना ही करना है। यानी कि आपको जब टफ लगे ना तो आपको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं दोनों तो थ्योरम का यूज नहीं हो रहा है, पहले ये चेक कर लो। हो सकता है दोनों थ्योरम का यूज हो रहा हो फिर आंसर आ रहा हो, कठिन सवालों में वो ऐसा करते हैं, है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। देखिए बच्चों, इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पुराना ही क्वेश्चन है उसी को यहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, डायग्राम फिर से बना देता हूँ। कि जैसे हमने बोला ना कि 4 रॉड हैं, मतलब कहीं पे भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ये कहने का मतलब है। तो मैं आपको साथ में ही करा देता हूँ सारी चीजें। ऐसी रॉड है और मैंने बताया कि अगर हम एक रॉड की बात करें, ईच रॉड, तो हर एक रॉड का जो मास है वो m है, लेंथ l है, और ये जो है इसका सेंटर पॉइंट है। आपको अब ये पूछ रहा है कि अगर मुझे, देखो ये डायगोनल है, तो इस डायगोनल के पैरेलल उसने एक एक्सिस खींची कि भाई इसके अबाउट मुझे बताओ, ये I4 हो गया, कि I4 कितना होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब ये निकालना है, ये पूछ लिया, मतलब कोई भी आपको ऐसे क्वेश्चंस बना के दे सकता है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब मुझे ये तो पता है कि ये जो एक्सिस है ये डायगोनल है, अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो ये तो ICM है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मैंने अभी आपको निकाल के बताया, कॉर्नर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D, ये L/√2 है, ये भी हमने अभी निकाला था। तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो लगा सकता हूं, लेकिन मुझे ICM पता होना चाहिए ना। अब मैं ICM कैसे निकालूंगा, ये तो पता हो। तो इसके Z के अबाउट तो मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Z एक्सिस के अबाउट अभी हमने निकाला था, कितना है बच्चों, 4ml²/3 है ना। आप देखें अभी हमने निकाला था पहले, मेरे ख्याल से 4ml²/3 था, है ना। ये 4 लिखना है, 4ml²/3। तो IZ तो मुझे पता है। अब देखो ये ICM जो है, अगर ये आप एक प्लेन लो, इसको अगर आप IX मान लो,
तो देखो इसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस ले लो, ये आपकी आई वाई हो जाएगी, और जेड उसके परपेंडिकुलर है, तो देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। अब बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने ऐसे कैसे एक्सिस ले ली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं लिया। अरे भाई उसने ये कहा है ना कि तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये थोड़ी ना कहा है कि जो आप दो एक्सिस परपेंडिकुलर प्लेन में ले रहे हो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रहेगी, ऐसा तो कहीं भी थ्योरम में नहीं कहा गया। भाई आपके तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और जो स्ट्रक्चर के प्लेन में है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, जो स्क्वायर है, स्क्वायर के प्लेन में है, उसमें दो एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर ही तो होते हैं स्क्वायर में, ये तो आपको पता है। तो मैं एक डायगोनल के अलोंग एक्स ले लूं तो दूसरे डायगोनल के अलोंग वाई ले लेता हूं, क्या दिक्कत है, कोई समस्या थोड़ी ना उसमें। और जेड में तो मुझे पता ही है ना उससे परपेंडिकुलर। तो पहली बात तो ये मन से निकाल दो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही ले सकते हो आप, दो सिमेट्रिक एक्सिस, दो परपेंडिकुलर एक्सिस, ऐसा कहीं नहीं कहा गया आपको दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेना है, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, बस दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, और वो जेड के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस ये कंडीशन है, बाकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती आप। तो फिर से वही बात है, इसमें अगर आप निकालोगे ना तो वही आंसर आएगा जो आपने किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट निकाला था, किसी भी एनी अदर एक्सिस के अबाउट, क्योंकि यहाँ पे भी ये दोनों सिमेट्रिक ही हो जाएंगे ना, सिमेट्रिक ही होंगे। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, लेकिन वही बात है आई एक्स आईसीएम के बराबर है, आई वाई भी आईसीएम के बराबर है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं, तो ये 2 टाइम्स ऑफ आईसीएम। तो आपको पता है भाई कि आईसीएम जो है वो आ जाएगा आई जेड अपॉन 2, और आई जेड अपॉन 2 मतलब 4 ml स्क्वायर बाई 3, तो 4 टाइम्स ml स्क्वायर बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 से ये कैंसिल, तो 2 ml स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। यही तो पहले आया था जब आपने इस एक्सिस के अबाउट निकाला था। इस स्क्वायर शेप में आप किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालो जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, आप देखोगे उसका आंसर यही आता है। मैं तो ये बोल रहा हूं ये एक्सिस भी नहीं लो, इस स्क्वायर में आप इस एक्सिस के अबाउट निकालो, ऐसी देखो ये एक्सिस, तो इसके जब परपेंडिकुलर लोगे तो ये भी वही सिमेट्रिकल एक्सिस बनेगी। इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो यही रहना है 2 ml स्क्वायर बाई 3, तो सोचना ही नहीं है, याद हो जाए तो और ही अच्छा है। आप कोई भी एक्सिस लो जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है और प्लेन में है, स्क्वायर के प्लेन में, आप कोई भी एक्सिस लो, कहीं पे भी लो, किसी भी एंगल पे लो, हमेशा उसमें जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो दोनों सिमेट्रिक ही होंगे, और ये जेड का हाफ ही होगा, और जेड हमेशा 4 ml स्क्वायर बाई 3 है, उसका हाफ मतलब 2 ml स्क्वायर बाई 3। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आप चाहे इस एक्सिस के अबाउट ले लें, 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 किसी भी एंगल के अबाउट लो, वो चेंज होना ही नहीं है, वो ऐसे ही रहना है, क्योंकि सिमेट्रिक होगी उसके परपेंडिकुलर एक्सिस, हमेशा यही आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, है ना, ये चीज समझ में आई होगी। तो यहाँ पे अगर हम ये सोल्यूशन करें, इसको फर्दर सॉल्व करें, तो आईसीएम आ गया, आई4 पूछा था हमसे, तो हम आई4 नहीं बना देते हैं भाई। आई4 जो है वो हो जाएगा आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। एम जो है यहाँ पे बच्चों फिर से वही बात, एक मास का, एक रॉड का मास एम है, टोटल मास जो सिस्टम का है वो 4m है, और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर डी का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 बचेगा। तो भाई आईसीएम आ गया आपका 2 ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ये आ जाएगा आपका 2 ml स्क्वायर, तो 3 2 जो हो जाएगा 6, 6 प्लस 2 8, तो हो जाएगा 8 ml स्क्वायर बाई 3। तो दिस विल बिकम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट I4। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं भी पूछा जाए बच्चों, आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं तो बोल रहा हूं कि ये हमने भले यहाँ कॉन्सेप्ट सीखा है, लेकिन ये आप कहीं भी, आप इसको स्क्वायर प्लेट में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट है ना बच्चों, और ये जो स्क्वायर प्लेट था इसकी जो साइड थी, साइड वो बच्चों ए थी, साइड जो थी वो ए थी, ये इसका सेंटर ऑफ मास है ना, और इस एक्सिस के अबाउट पूछा गया, इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। ये स्क्वायर प्लेट है ना, ऐसा उन्होंने बता दिया है, और उसके बाद उसकी साइड जो है वो ए है, और टोटल मास जो है इस स्क्वायर प्लेट का वो एम है ना, ये टोटल मास जो है इसका एम है। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर प्लेट का आप पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस परपेंडिकुलर के अबाउट निकाल लो, आई जेड के अबाउट। अब आई जेड के अबाउट कैसे निकलेगा भाई, तो आई जेड के अबाउट निकलेगा तब ना जब आपको यहाँ पे दो एक्सिस लेनी पड़ेगी,
तो अभी हम फिलहाल दो एक्सिस ये मान लेते हैं बच्चों, एक ये एक्सिस मान लेते हैं, इसको हम आई एक्स मान लेते हैं, और एक एक्सिस ये परपेंडिकुलर ऐसे मान लेते हैं, ये देखो ये आई वाई मान लेते हैं। अब आपको पता है ये आई एक्स और आई वाई जो है वो सिमेट्रिक है, तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो मुझे ये पता है कि आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, और दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आई वाई, क्योंकि आई एक्स आई वाई तो सिमेट्रिक है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप आई वाई के करस्पॉन्डिंग निकाल लो तो आई जेड मिल जाएगा। आई वाई के करस्पॉन्डिंग तो पहले ही बताया था, याद है बच्चों, मैंने आपको बताया था एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो यहाँ रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर प्लेट है, तो आप इसको फोल्ड करते जाओ, फोल्ड करते जाओगे करते जाओगे तो ये रॉड बन जाएगा। किसका शेप ले लेगा बच्चों? रॉड का। जब ये रॉड का शेप ले लोगे तो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है बट मास की दूरी चेंज नहीं हो रही है, और ये आई वाई है और ये जो लेंथ है इसकी ए है, तो सेंटर के अबाउट इसका टोटल मास एम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई? तो आई वाई तो आपको मिल गया, आई वाई इज एम ए स्क्वायर बाई 12, तो ये बच्चों यहाँ पे पुट कर दो, तो ये 2 टाइम्स जो है आई वाई एम ए स्क्वायर बाई 12 हो गया, तो यहां से ये बचेगा एम ए स्क्वायर बाई 6, ये आपको आई जेड मिल गया। अब जैसी आई जेड मिला वैसे ही आप सॉल्व करो ना इस एक्सिस के अबाउट, तो इसके परपेंडिकुलर खींचोगे, इस एक्सिस के अबाउट ये परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये भी तो वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा है, तो यही आंसर आएगा आपका। फिर आई वाई जो है, ये जो आई है ये भी आई प्लस आई 2i इक्वल टू आई जेड होगा, क्योंकि ये तीनों भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो आई है वो भी कितना होगा बच्चों? आई जेड बाई 2, तो फिर से यही आंसर आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12। यानी स्क्वायर प्लेट में भी आप कोई भी एक्सिस लो, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, किसी एंगल पे एक्सिस, इन सभी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं उसका डेफिनेटली एक ही आंसर है, एम ए स्क्वायर बाई 12। अब जिस जिस बच्चे को ये चीज पता है उसको तो सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा ना, वो तो डायरेक्ट आंसर टिक करके आ सकता है ना? तो इस तरीके से आपको समझना है, इस तरीके से करते हैं। हाँ, अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट होती तो बच्चों फिर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें फिर ये दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में 90 डिग्री में नहीं होते, फिर वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, है ना? लेकिन स्क्वायर प्लेट में या ऐसे स्क्वायर शेप के ऑब्जेक्ट्स में ये काम हो सकता है। तो कोई भी एक्सिस ले लो, कहीं से भी पास हो रही है किसी भी एंगल पर, अगर वो सेंटर से पास हो रही है तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो एम ए स्क्वायर बाई 12, या फिर यहाँ पर जैसे आप ये निकाल चुके हो 2 एम एल स्क्वायर बाई 3, है ना? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर से अलग अलग है, बट सभी एक्सिस के अबाउट सेम है ना? तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये नोट कर सकते हो आप, जो अभी हमने सीखा किसी भी स्क्वायर प्लेट के लिए, है ना? तो मैंने आपको बताया कि इसका सेंटर है, तो सेंटर से कोई भी एक्सिस हो, एक एक्सिस वो होगी जो प्लेन से पास होगी, और एक एक्सिस जो है वो सेंटर से परपेंडिकुलर पास होगी। तो जो प्लेन से कोई भी एक्सिस पास हो रही है उसमें हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एम ए स्क्वायर बाई 12 रहना है, चाहे वो कैसी भी एक्सिस हो, ऐसी ऐसी, है ना, या डायगोनल हो या ऐसे हो, कैसी भी एक्सिस हो। और ये जो एक्सिस है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर है उसका आंसर हमेशा एम ए स्क्वायर बाई 6 होता है, जो अभी हमने निकाला भी है ना? तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो, काफी काम में आ जाता है अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप यहाँ पे याद रखें कि नोट करके, तो नोट में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर बाई 12 फॉर 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 एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर प्लेट, और सेकंड आप याद रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर बाई 6 फॉर एक्सिस परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू प्लेन ऑफ स्क्वायर प्लेट। यहाँ पे एक चीज और ऐड करेंगे, पासिंग थ्रू, लेकिन कहां से पास होगा? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। और ये एम ए स्क्वायर बाई 12 जो है वो एक्सिस के लिए होगा, एक्सिस कौन सी? जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर प्लेट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, है ना?
तो आई होप बच्चों आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर होगा। मैं इसलिए लिखवा देता हूँ ये, क्योंकि आप देखो कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज याद है, तो आप बहुत तेजी से ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। जैसे मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई बताइए कि यहाँ पे लेट सपोज ऐसा स्क्वायर प्लेट है ना, स्क्वायर प्लेट ये बोल दिया गया है, स्क्वायर प्लेट है जिसका मास m है और साइड जो है टोटल मास m है और साइड जो है वो a है ना, मास m और साइड a। फिर आपसे बोला गया कि भाई ठीक है ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है। यहाँ पे दो एक्सिस के अबाउट निकालने को बोला है। पहली एक्सिस ये जो आप I1 ले लो ऐसे, और दूसरी एक्सिस ये जो इसके पैरेलल पास हो रही है, और इसके अबाउट जो है वो I2। तो आपको I1 I2 निकालने को बोला है। अब देखो अगर ये I1 I2 निकालने को बोला है तो आप इसको बहुत डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। देखो बच्चों ये एक्सिस और ये एक्सिस ये पैरेलल एक्सिस हो गए, तो यहाँ पे ये जो ICM होगा ये कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं I1 निकालूं तो I1 के पैरेलल ये वाली एक्सिस है जो IZ है, इसको भी आप ICM बोलोगे क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से तो पास ही हो रही है। तो ये जो एक्सिस है जो Z पे है जिसको ICM बोल रहे हो, उसका आंसर मुझे पता है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्वायर, तो ma²/6, कुछ सोचना ही नहीं है। और इससे ये परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा डायगोनल कितना होता, ये पूरा डायगोनल अगर आप देखो तो ये a और ये a, तो ये होता √2a, तो डिवाइड बाई 2 कर दो तो a/√2, तो d की जो वैल्यू है वो a/√2 आ जाएगी। अब यहाँ पे आप अप्लाई कर दो तो पहले का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट दैट इज I1, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ma² ICM, डायरेक्ट हम लगाएं तो ICM प्लस md², तो यहाँ पे ICM जो है वो है ma²/6 प्लस md², तो d जो है वो a²/2। अब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा, 3 × 4 तो 4ma²/6, तो ये आ जाएगा बच्चों 2ma²/3। तो दिस इज I1। तो ये आपका एक आंसर हो गया। फिर सेकंड पार्ट का आंसर निकालना है तो I2 निकाल लो। अब I2 के लिए ICM किसको मानोगे, ये वाली, तो इस एक्सिस जो प्लेन के पैरेलल है उसमें तो ma²/12 होता है ना बच्चों, प्लेन पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे आप लिखोगे ma²/12 ICM प्लस टोटल मास m d², तो d है a/√2, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ma²/12 प्लस ma²/2, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 12 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 6, 6 + 1, तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 ma²/12। तो दिस इज द आंसर ऑफ I2। तो इस तरीके से आप I1 I2 कोई भी एक्सिस में पूछे, अगर ये दो चीजें आपको पता है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप बच्चों आपको पॉइंट जो है वो क्लियर होगा। तो देखो बच्चों इसका आंसर निकालना हमें, रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है, जिसकी लेंथ जो है वो b है और विड्थ जो है वो a है। तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसका मास जो है वो m है, लिया गया है, और इसके डायगोनल जो कट कर रहे हैं मतलब सेंटर पॉइंट जो है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में आपको क्या निकालना है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, तो अब इसमें आप ऐसे करो, इसमें तो हमारे हाथ में प्लेन में दो एक्सिस लेना, तो अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंगे, ऐसे और ये ऐसे। तो ये आपका IX हो जाएगा, ये आपका IY हो जाएगा, तो ये IZ हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन में यहाँ पर हम IZ जो है परपेंडिकुलर एक्सिस पर हम लगाएं तो IX प्लस IY। अब ये सिमेट्रिक नहीं है भाई क्योंकि इनकी लेंथ अलग अलग है, लेकिन अब वो उस पे जाओ आप जो हम पहले सीख चुके हैं, फोल्डिंग। तो जब आप इसको x के अबाउट फोल्ड करते जाओगे तो y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, x के अबाउट फोल्ड करोगे तो ये रॉड बन जाएगी और ये IY हो जाएगा, और इसकी जो लेंथ है रॉड की वो b हो जाएगी। तो IY जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आएगा बच्चों, mb²/12। भाई कोई भी रॉड है मिड पॉइंट से पास हो रहा है और लेंथ l होती है तो ml²/12 है ना, तो यहाँ पे b है। फिर लेकिन अगर आप उसको ऐसे फोल्ड करो ऐसे, तो ये भी किस में टूटती जाएगी भाई, एक रॉड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसकी लेंथ जो है वो a हो जाएगी और ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, मास तो अभी m है। तो अगर आप यहाँ पे x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो ये ml, l की जगह यहाँ पे a²/2 आ जाएगा, a²/12 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे पुट कर दो तो IZ आपको IX पता ही चल गया है, ma²/12
प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12। तो जो आई जेड है सिंपली आ जाएगा आपका एम ए स्क्वायर, है ना। मतलब आप एक काम करो, एम बाई 12 को बाहर ले लो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर टू अवर क्वेश्चन। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे बच्चों एक सवाल और सॉल्व कर सकते हो, आपको इस टाइप का सवाल दिया जाए ना, तो वो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना स्ट्रक्चर तोड़ने वाला, जैसे इसमें भी काम आ गया, तो मैं आपको वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व करा देगा आपको, है ना। इसलिए मैंने वो इसको लिखवा दिया था। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि भाई ऐसे एक ट्राइंगुलर प्लेट है इस तरीके से, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, और ये जो लेंथ है इसकी, ये वाली लेंथ, ये आपका ए है, ऐसा बोल दिया उसने, और इसका मास जो है वो एम है। और आपको बोला गया कि इस पॉइंट के अबाउट, इस प्लेन से परपेंडिकुलर ये एक्सिस है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे? वी हैव टू फाइंड दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ट्राइंगुलर प्लेट का हमने थोड़ा सीखा हुआ है, कुछ भी नहीं सीखा हुआ है, रेक्टेंगल का पता है ना, इसको रॉड में कन्वर्ट कर सकते ना कुछ। तो फिर आपको अकल लगानी है, इंटीग्रेशन तो बहुत टफ हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन बचने के लिए हमने थ्योरम्स पढ़ी थी ना। तो कभी कभी क्या होता है कि थ्योरम्स भी अप्लाई नहीं होती, इंटीग्रेशन भी नहीं होती, लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है ऐसे सवालों में। या फिर आप ऐसा मानो कि भाई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल है ना बच्चों, ये पजल टाइप की होती है। जैसे आप पजल सॉल्व करते हो ना, तो पजल में क्या होता है कि अगर उस समय पे आपका दिमाग चल गया उस पजल में, तो पजल सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप दिमाग सॉल्व नहीं चला तो पजल सॉल्व ही नहीं होती। वैसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है, आपको क्वेश्चन देख के आ गया कि हाँ मुझे ये चीज अप्लाई करना है, और दिमाग चल गया आपका, तो आपको सवाल बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सवाल नहीं बनेगा। हालांकि आप बहुत अच्छे से इन चीजों को सीख सकते हो प्रैक्टिस करके, वैसे ही आप पजल भी सीखते हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। वैसे इसमें अब ये ना थ्योरम मुझे समझ में आता है कोई लगाऊंगा, ना मुझे इंटीग्रेशन समझ में आता है, मैं कैसे करूं? अब मुझे वो वाला पॉइंट याद है कि अगर मैं स्ट्रक्चर को ऐसे तोड़ूं कि उसका मास चेंज ना हो, तो मास की दूरी चेंज ना हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। ये मुझे बताया है, ये आपको पढ़ाया गया है ना, ये इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैंने क्या किया कि ये जो ट्राइंगुलर प्लेट है ना बच्चों, इसको आप एक काम करो, ऐसे परत बाई परत तोड़ लो। भाई इसकी लेयर्स निकाल सकते हो ना आप, अगर इसकी कुछ थिकनेस है तो हम लेयर्स निकाल सकते हैं। और बराबर बराबर 4 लेयर निकाल लो इसकी, और चारों लेयर बराबर बराबर है तो m/4 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 मास की हो जाएगी। मैंने इस ट्राइंगुलर प्लेट को, क्योंकि ये 90 डिग्री है, देख के मुझे समझ में आया कि मैं इसकी 4 परत निकाल सकता हूँ, m/4 m/4। अब सोचो इस एक्सिस से जो मास यहाँ पे होगा dm, तो जब ये परत निकलेगी 4, तो इस dm के भी 4 टुकड़े हो जाएंगे, यानी dm/4 dm/4 dm/4, जो कितनी दूरी पे था बच्चों? r दूरी पे है। तो ये dm मास r दूरी पर है। अब मैंने जो 4 परतें निकाली उसको मैं ऐसे प्लेस कर रहा हूं, देखो आप यहां पर, ये 90 डिग्री, तो ये आपका जो एक परत थी वो हो गई m/4 की, और इसमें r दूरी पर अभी कितना है बच्चों? dm मास है। फिर मैंने जो दूसरी परत लगाई उसको यहां पे लगाया, देखो यहां पे लगाया तो वो भी 90 डिग्री है, तो ये 90 है 90 है, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे, समझे इस बात को? ये भी ए दूरी, ये भी ए दूरी, और सेंटर से जो ये डीएम के 4 टुकड़े हुए थे dm/4, तो ये dm/4 भी इस r दूरी पे ही रहेगा, उसकी दूरी चेंज नहीं होगी जब हम इसको ऐसे प्लेस करेंगे। तीसरा टुकड़ा ऐसे लगाओ, ये टुकड़ा भी m/4 की परत है, जो मैंने 4 टुकड़े किए थे इसके, मैंने इसको ऐसे प्लेस कर दिया। स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूं लेकिन मास की दूरी चेंज नहीं हो रही। तो इसमें जो स्ट्रक्चर में dm/4 था, इस dm का जो पार्ट था, उसकी दूरी भी अभी भी r/4 है, r ही है। देखो आप ऐसे प्लेस करने पर लॉजिक समझ में आ रहा होगा। और चौथी परत ऐसे लगाएं, ये भी m/4 और ये भी m/4। और इसमें भी आप ध्यान से देखें, जो चौथा dm/4 है, जो यहाँ पे पॉइंट मास dm बना रहा था, उसकी दूरी भी r है। तो ये चारों जो dm/4 है, इस स्ट्रक्चर में भी वो r दूरी पे ही थे, टोटल सम होके वो dm बन गया था। और इसमें भी वो dm 4 टुकड़े किए आपने dm मास के, लेकिन उनकी दूरी चेंज नहीं की। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है, आई जेड, आई जो आपको निकालना है, आई जेड बोल रहे हैं इसको, तो चेंज तो हुई नहीं। और टोटल मास इसका क्या है? m। और ये देखो आप, ये स्क्वायर बन गया है, यानी ये सिस्टम और ये सिस्टम इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसको इस तरीके से तोड़ने पर, स्ट्रक्चर को चेंज करने पे
जो मास की दूरी है एक्सिस से वो तो चेंज ही नहीं हुई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ही नहीं होगा। मतलब जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इसका है, और स्क्वायर का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, अगर उसका टोटल मास m है और उसका साइड a है, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, जो परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है, ma स्क्वायर बाई 6। तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू आई जेड एंड विच इज इक्वल टू ma स्क्वायर बाई 6। अब आप इसमें थ्योरम व्योरम कभी सोच ही नहीं सकते, इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे। तो या तो आपको अगर ये दिमाग चल जाए कि मुझे ऐसे करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर दिमाग नहीं चला तो फिर आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो मैं बता रहा हूं आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल जो है वो पजल टाइप के होते हैं। अगर आपका दिमाग उस समय चल गया कि ऐसे कर सकता हूं तो बनेगा, नहीं तो फिर आप सोचते रह जाओगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट कराएगा, है ना। अब जैसे कि ये जो कॉन्सेप्ट है, अब ये भी आपको देखना पड़ेगा, तो मैं किस सवाल में लगा पा रहा हूं, किस में नहीं लगा पा रहा हूं। अब यही सवाल में अगर एक्सिस चेंज हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाओगे आप। बच्चे लगा देते हैं, फिर गड़बड़ होती है। हालांकि ऐसा सवाल आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि वो सॉल्वेबल ही नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। एंड इसी का अगर हम दूसरा पार्ट देखें, दूसरा क्वेश्चन देखें, तो उसमें वो ये कर सकता है कि भाई आपसे यही सवाल पूछा गया सेम, बस एक्सेस उन्होंने चेंज कर दी है। 90 डिग्री बोला ये ए है, टोटल मास एम है, एक्सेस ये कर दी। अब इसके अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब बच्चों को मैंने ये बता दिया, अब बच्चे इसको इसमें अप्लाई करते हैं ये चीज, लेकिन अप्लाई करो आंसर निकालोगे, आंसर गलत आ जाएगा। क्यों गलत आएगा मैं आपको समझाता हूं। इसमें अगर आपने यहां से आर दूरी पे डीएम मास लिया है ना, और ये एक्सिस है, तो जब आप इसके चार टुकड़े करोगे, यहां पर चार टुकड़े करोगे इस तरीके से, देखो बच्चों ऐसे, तो आपने m बाई फोर m बाई फोर तो कर दिया, लेकिन ये एक्सिस है। अब सोचो इस डीएम के भी तो चार टुकड़े हुए, तो यहां से ये आर दूरी पे डीएम था, तो ये वाला डीएम बाई फोर तो आर दूरी पे ही रहा, इसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक और जो डीएम बाई फोर है, वो पहले एक्सिस में ही लाई करता था, लेकिन जब आपने ये वाला टुकड़ा यहां पे जोड़ा, तो ये आर दूरी पे चला गया एक्सिस से डीएम बाई फोर। पहले देखो वो जो चार टुकड़े थे वो सब एक्सिस पे थे, लेकिन जब आपने इसको तोड़ के ऐसे जोड़ा, तो इस वाले का भी आर दूरी पे चला गया। एक्सिस से मास की दूरी चेंज हो गई ना इस डीएम बाई फोर की, जबकि दो मासेस डीएम बाई फोर जो है वो तो वहीं पे एक्सिस में ही आर दूरी पर, लेकिन ये दो डीएम बाई फोर जो है वो एक्सिस के दूरी, एक्सिस से अपनी दूरी चेंज कर चुके हैं। तो फिर अगर आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट निकाल के जो यहाँ ऊपर में लगाया है, अगर यहाँ अप्लाई करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। रॉन्ग, ये गलत है, इस सवाल में नहीं कर सकते हो ऐसा। ये किस सवाल में कर पा रहे थे, इसमें, क्योंकि इसमें जब आप चार टुकड़ों को जोड़ रहे थे तो उनकी दूरी चेंज नहीं हो रही थी इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन एक्सिस ऐसी है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा काम भी ऐसा नहीं कि आप कहीं भी आपको दिखाई दे, नहीं समझ में आया तो ये लगा दिया, स्ट्रक्चर चेंज कर लो। आपको ये देखना पड़ेगा कि वाकई में स्ट्रक्चर ऐसे चेंज हो रहा है कि मास की दूरी चेंज हो रही है कि नहीं। अगर चेंज हो रही होगी तो फिर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। अब ये बहुत ज्यादा टफ सवाल है, इसको बेसिकली आपको दिया नहीं जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ अंतर समझाने के लिए आपको बताया है। ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि ये ना तो इंटीग्रेशन इसका बड़ा टफ हो जाएगा, या तो इसमें कोई थ्योरम भी नहीं लगेगी, और ऐसे भी सॉल्वेबल नहीं है ना। तो इस टाइप के सवाल आपको दिए जाएंगे, लेकिन मैं अंतर समझा रहा हूँ कि आपको करते समय ध्यान देना है कई बार कि ये हमेशा कारगर मेथड नहीं है। हाँ, जब कोई नहीं सोचे तो आप सोचो, लेकिन उसमें एक बार देख लो सोचकर कि मासेस की दूरी चेंज हो रही कि नहीं। अगर चेंज हो रही है स्ट्रक्चर को चेंज करने पे, तो फिर गड़बड़ है भाई, और अगर नहीं हो रही है तो फिर कोई गड़बड़ नहीं, फिर आप लगा लो, है ना। तो ये वाली चीज रॉन्ग हो जाएगी अगर यही चीज आप इसमें अप्लाई करोगे, है ना। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो सवाल है वो पजल टाइप के होते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, है ना। तो इसकी कोई फिक्स टेक्निक नहीं होती सॉल्व करने की, है ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जब जो क्लिक कर जाए वैसे सॉल्व करना पड़ता है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोला गया है ये हाफ रिंग है, फिर इसके अबाउट आपको ये जो एक्सिस है, मतलब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर, यहाँ पर जेड एक्सिस में, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस में, जेड एक्सिस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस हाफ रिंग का मास m है, रेडियस r है ना। तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, जो d की वैल्यू है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, r, ये तो पूरा रेडियस है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा भाई। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता है, ये अगर मैं इसको I1 ले लूं, तो ये तो I1 जो है वो ICM के बराबर है, और ICM जो होता है I1 के बराबर है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, mr स्क्वायर,
क्योंकि रिंग के किसी मास की दूरी हमेशा r है, जब इक्वल दूरी होती है तो mr स्क्वायर लिख देते हैं, टोटल मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आ गया। अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ तो IZ क्या हो जाएगा भाई, ICM यानी कि I1 प्लस mr स्क्वायर मतलब md स्क्वायर, तो d स्क्वायर, तो d की वैल्यू भी क्या है बच्चों, r, तो ये I1 हो गया mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। और ऑप्शन ये टिक करके आते हैं बच्चे, लेकिन ये आंसर गलत है स्टूडेंट्स, दिस आंसर इज रॉन्ग। अब आप खुद सोचें इसमें क्या गलती हुई है, गलत तो है ये। अब देखिए बच्चों, इसमें स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं, ये आंसर क्यों गलत है, उनको लगता है बिल्कुल सब सही है, लेकिन ये आंसर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आपने जो I1 बोला ना, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो गलत है। क्योंकि हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास ये सेंटर नहीं है, याद करो अब सेंटर ऑफ मास। अब इन सवालों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल और टफ हो जाते हैं जब उसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास भी याद होना चाहिए, नहीं तो ऐसे सवाल कर ही नहीं पाओगे आप। तो बात को समझें थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये जो है, ये सेंटर ऑफ मास कहां से हो गया, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास ये है ही नहीं। ये जो आपने डी लिखा ये भी गलत लिखा, ये सेंटर ऑफ मास में mr स्क्वायर ले लिया वो भी गलत लिखा, क्योंकि I1 तो सेंटर ऑफ मास से पास ही नहीं हो रहा है भाई। I1 सही है, इसके अबाउट I1 जो है वो mr स्क्वायर है, लेकिन I1 जो है वो सेंटर ऑफ मास नहीं है भाई। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास लिखा जाता है, यहाँ पे I1 थोड़ा लिखा जाएगा, यही फॉर्मूला गलत लगाया, इसलिए आपका आंसर गलत है। एक्चुअली में आपको पढ़ाया गया था कि जो रिंग का हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर से अंदर की तरफ कितना होता है, 2r/पाई, याद हो तो ये सेंटर ऑफ मास था। इसके अबाउट अगर मुझे ICM मिल जाए तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं ना, फिर मेरा जो D है बच्चों, D है वो ये हो जाएगा, दैट इज r माइनस 2r/पाई, r माइनस 2r/पाई। मेरे ख्याल से आपको गलती समझ में आ रही होगी कि गड़बड़ क्या हुई है। ये I1 ही गड़बड़ कर दिया ना, ICM है ही नहीं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास यूज होता है, ना कि कोई भी एक्सिस। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास का भी नॉलेज होना चाहिए ऐसे सवालों में। तो अब आप करो, अब आप करोगे, क्योंकि आपको ये जो है, जो बच्चों है, ये r माइनस r/2 जो है ये आपका D है इस IZ के लिए, लेकिन हमें पहले ICM निकालना पड़ेगा ना, वो भी तो नहीं पता। मुझे तो I1 पता है, तो I1 और ICM के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, तो इसको D डैश लिखो। अब हम लगाते हैं, अब सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले ICM निकालो, ICM निकालने के लिए I1 लो, क्योंकि I1 ICM के पैरेलल है, तो इसको लिखा जाएगा ICM प्लस टोटल मास m इंटू D डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो I1 जो है वो आप लिख सकते हो mr स्क्वायर है, इज इक्वल टू ICM निकालना है, और D जो है वो 2r/पाई है, तो प्लस md स्क्वायर, तो 2r/पाई मतलब 4r स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर है ना, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको उधर ले जाओ तो ICM की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, ये आएगी आपकी mr स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स mr स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। तो ये आपका ICM आया। अब ये जब ICM आया तब IZ आएगा। अब फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो दो बार लग रहा है यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो IZ निकालोगे तो IZ आ जाएगा आपका ICM प्लस md स्क्वायर। अब ये d दूरी का यूज होगा, तो यहाँ पे देखो ICM जो है वो आ गया आपका mr स्क्वायर प्लस 4mr स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, और d की वैल्यू क्या है बच्चों, r माइनस 2r/पाई का होल स्क्वायर। अब आप ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन कर लेना और इसको सिंप्लीफाई कर लेना जितना हो सके, तो आपको आंसर आता हुआ दिख जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि क्या गलती हुई थी और उस गलती को कैसे एलिमिनेट करना है। तो साथ में बड़ा सतर्क रहना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवालों में। लग भले ही आपको बहुत आसान रहा हो, लेकिन जब सवाल आते हैं तो ये इतना आसान है नहीं, छोटी छोटी बातें बहुत इसमें चाहिए, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये पजल टाइप के होते हैं, है ना। तो इन बातों का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो मेरे ख्याल से मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे बहुत सारे सवाल करा दिए हैं, तो आपको अब क्लैरिटी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना सीखेंगे।